गुड इवनिंग यार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? ओके, चलिए करें स्टार्ट। आज कुछ है ही नहीं यार, लाइक देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग। अभी खत्म हो जाएगा 5 मिनट में ही। ठीक है, फिर बात करते हैं। चलिए। Hey guys, so welcome to the Hindu Club. What is the Hindu Club? The Hindu Club is a free of cost initiative where we discuss the important sections of the Hindu newspaper live every day, Monday to Saturday at 9 p.m. The benefit of attending it live is that after the discussion is over, you can have a live Q&A with me, right? Otherwise, you will get the recording on YouTube. Also, you can download the notes from our Telegram channel. The link of the Telegram channel is in the description of the YouTube video. So, आज है 11th of February और कवर करते हैं आज के द हिंदू के इंपॉर्टेंट सेक्शंस कुछ चंद मिनट्स में। ठीक है जी, चलिए। देखो, सब कुछ सफेद सफेद धुंधला धुंधला है क्योंकि कोई भी आर्टिकल एग्जाम लायक था ही नहीं। ठीक है, सबसे पहले बात होती है गाजा एंड ट्रम्प्स एक्सपैंडिंग कैनवस स्ट्रैटेजी। इसमें जो फोकस था आर्टिकल का वो वेस्ट एशिया पे था। आप लोगों को पहले भी मालूम होना चाहिए दैट वेस्ट एशिया में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है, इकोनॉमिक क्राइसिस भी है, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट भी है। आर्टिकल बस उतनी ही बात डिस्कस करता था एंड वो रिलेट करता था कि ट्रंप जी अब इस रीजन को, ट्रंप की पॉलिसी वेस्ट एशिया को कैसे इन्फ्लुएंस करेगी। दैट इज इट। यहां पर सऊदी का एंगल भी था कि सऊदी अरेबिया एक इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा। गाजा में क्या इशू है, गाजा की पॉपुलेशन का क्या, टू स्टेट सोल्यूशन क्या वो अब एक रियलिटी होगा कि नहीं होगा, ये सारी बातें करी गई थी। वही रिपीटेड थीम थी, तो कोई भी नई बात नहीं थी जिसको आपको पढ़ के कुछ अलग ही मिल जाता। तो इसलिए अगर आप पढ़ रहे हो, कैजुअली आपने रीड किया है आज, तो ठीक है, अदरवाइज नथिंग इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने रिजाइन किया है, वही इंफॉर्मेशन थी, उसी के बारे में बस बताया गया था। आपको जो मणिपुर इशू है वो वैसे भी मालूम होना चाहिए, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, पर हाँ एक लिमिटेड स्कोप के साथ आपको पूरे इशू के बारे में मालूम होना चाहिए। एंड नॉट जस्ट अबाउट मणिपुर बट द एंटायर जो इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्ट, आपको सारी ही नॉलेज होनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी इश्यूज फॉर मेंस। ठीक है, फिर एक और आर्टिकल आता है, इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस में अगर एक थीम जो आपको हमेशा दिखेगी वो है फिशरमैन का इशू। आपको मालूम है पाक स्ट्रेट है, अगर हमारा यहां पर इंडिया खत्म होता है तो फिर नीचे आपका श्रीलंका है, ये जो बीच में रीजन है। ठीक है, यहां पर फिशरमैन होते हैं, वो फिशिंग करने जाते हैं, तो वो कई बार इंटरनेशनल वाटर्स में निकल जाते हैं, श्रीलंका की टेरिटरी में आ जाते हैं। अगर प्रीलिम्स के लिए कोई चीज पढ़नी है ना, तो आप वो सारे जो क्या कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं, 12 नॉटिकल माइल्स तक जो वो सारी कंडीशंस होती हैं, एक बार उसको देख सकते हो। अदर देन दैट आर्टिकल सिर्फ इस एक एस्पेक्ट के बारे में बात करता था, इंडिया श्रीलंका रिलेशंस के बारे में। दैट इज इट, नथिंग क्रेजी। देन एक और आर्टिकल आता है, ये डिबेट भी अगर आप न्यूज़पेपर को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो, सीधी सी बात थी जो आर्टिकल में लिखी थी, दैट इंडिया हैज टू बिकम द लीडर ऑफ व्हाट, ग्लोबल साउथ, एंड इट हैज टू ब्रिज द डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल नॉर्थ एंड साउथ। अब आपको मालूम होगा, if you are reading the newspapers well and you are able to identify the themes, there is a difference। ग्लोबल नॉर्थ अगर आप देखोगे, ग्लोबल नॉर्थ नॉर्थ के ऊपर अलग तरह के एलिगेशंस लगते हैं, वेदर इट कम्स टू क्लाइमेट डिस्कशंस और सिक्योरिटी और अदर थिंग्स। ग्लोबल साउथ के अपनी प्रॉब्लम्स हैं, इनकम इनइक्वालिटी है, पॉवर्टी है, क्लाइमेट से बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज से सफर कर रहे हैं, ऑल दीज इश्यूज। अब इंडिया इज इन अ यूनिक पोजिशन। ठीक है, we have a lot of potential, a lot of opportunity to act as a voice of global south and present it in front of the global north। तो हमको वो लीडरशिप अज्यूम करनी है ग्लोबल साउथ की। पर हाउ डू वी बिकम अ लीडर, हाउ डू वी बिकम अ गुड लीडर? वी कैन नॉट बिकम अ लीडर लाइक चाइना। तो आर्टिकल यही बोलता है कि भाई ये बात आपको मालूम भी होगी, चाइना एक टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता है, वो आपको एक डेट ट्रैप में डाल देगा, आपकी डिपेंडेंसी अपने ऊपर क्रिएट करा देगा। आर्टिकल बोलता है कि अगर आपको लीडर बनना है ना ग्लोबल साउथ का, बी अ पार्टनर विद द कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ। आप उनके साथ पार्टनर की तरह डील करो, आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझो और उनसे सीखो भी। अब ये सारी बातें अच्छी अच्छी बातें हैं, पर नोट्स क्या बनाओगे इसके? मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया कि इसमें नोट्स क्या बनाने हैं। ये बात अगर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, ये थीम्स आपको आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये थीम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लिव इन रिलेशनशिप्स की। अब अगेन ये छोटा सा एग्जाम्पल है, कभी आप
फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्वेश्चन लिख रहे हो, आंसर लिख रहे हो, सो दिस इज वन एग्जांपल व्हिच यू कैन यूज। अब हाँ, एक केस लॉ यहां मेंशन था व्हिच वाज शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पर आपकी सेक्सुअल ऑटोनॉमी यानी कि आपकी सेक्सुअल चॉइसेस का जो फ्रीडम है वो इस केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। तो इसको आप याद कर सकते हो, इस केस लॉ को आप एग्जाम में यूज करके आ सकते हो। दैट इज इट, नथिंग क्रेजी। ठीक है, इस केस लॉ को आप नोट कर लेना, ये काम की चीज है, अदरवाइज नथिंग इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये अगेन एक डेटा पॉइंट आया था जहां बताया गया था कि जो जस्टिस रिलेटेड स्कीम्स है ना, जैसे कि यहां पे आपने देखा नालसा को बजट में कितनी फंडिंग दी गई है, बजट के ऊपर आप देख ही रहे हो, बार बार आर्टिकल्स आ ही रहे हैं, सिर्फ उससे रिलेट करता था। ठीक है, अच्छा, यहां मैं आऊंगा अभी, उससे पहले मैं एक छोटी सी मैसेज देना चाहूंगा इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, although I didn't want to create any different kind of a reel or something, आजकल एक बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है रिगार्डिंग अ शो कॉल्ड इंडियाज गॉट लेटेंट। अगर आपने देखा हो, जो मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, मैं उनको भी बोलना चाहूंगा। फ्रीडम और फंडामेंटल राइट्स की बात ही हो रही है, तो मेरा इसमें बड़ा ही बेसिक सा एक टेक है। एक तरफ हम देखते हैं, पता है क्या होता है, ये जो तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स और आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आए दिन ये कंट्रोवर्सीज आपको दिखती हैं। एक टाइम पे आपको याद होगा तन्मय भट्ट की कंट्रोवर्सी हुई थी, फिर कुछ दिन पहले कोई और कंट्रोवर्सी है, और आगे भी ये कंट्रोवर्सीज होती रहेंगी। अक्सर इस तरह की कंट्रोवर्सीज में एक बात बहुत ही नॉर्मली बड़े कैजुअली डिस्कस होती है कि भाई फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। एक सेक्शन बोलता है कि जो उन्होंने बोला वो बिल्कुल गलत था। ठीक है, जैसे हम कहते हैं उसका क्रिटिसिज्म होना भी चाहिए, एब्सोल्युटली। अब एक आर्ग्यूमेंट ये होता है कि क्या वो बोलना उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या वो उनके फंडामेंटल राइट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर आता है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि नहीं, आपकी जो फंडामेंटल राइट्स है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। अगर वो रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं और ऑब्वियसली मॉरलिटी उसमें एक कंडीशन है, तो वो बोला जो गया है उसको आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, फेयर इनफ। लेकिन क्या आपने ये ही डिबेट में आपने अक्सर देखा होगा ये फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट। Through this video, I just want to communicate a very simple message, because I don't think people have, you know, very decent knowledge about the constitution in this country, that the same constitution which guarantees you fundamental rights also provides you a fundamental duties, a list of fundamental duties. So before asking for fundamental rights, please, every citizen should be responsible enough to understand that also have certain fundamental duties. अगर इस देश में फंडामेंटल ड्यूटीज लीगली इन्फोर्सिबल नहीं होती ना, तो ये आधी कंट्री जेल में होती। ठीक है, आधा देश जेल में होता। तो अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज को समझेंगे ना फंडामेंटल राइट से पहले, तो वो इंसान वो बात बोलता नहीं, और कोई भी आगे चल के इंसान वो बात बोलेगा नहीं, क्योंकि वो समझता है कि हमारी ये ड्यूटी है, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम राइट मांगने से पहले अपनी ड्यूटीज को भी एक्सरसाइज करें। ठीक है, और क्रिटिसिज्म बनता है, आप क्रिटिसाइज करो, लेकिन फिर वही बात होती है, नो एक्सट्रीम्स आर करेक्ट। हर चीज को सेंसर कर दो, देश चलेगा ही नहीं, और खुला छोड़ दो, देश तब भी नहीं चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही लॉजिकली डिजाइन डॉक्यूमेंट है। तो मैं वही बात बोलता हूं, फंडामेंटल राइट्स की एटलीस्ट एक बार अगर सारा यूथ यूपीएससी की तैयारी कर ले, तो फंडामेंटल ड्यूटीज को भी समझ ले। तो कोई भी एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट, जो भी मेरे साथ अभी लोग जुड़े हुए हैं, मैं आपको यही बोलूंगा, अगर आपसे कोई फंडामेंटल राइट्स पे बात करता है ना, तो उसको ये भी बोलो बेटा 50, यहाँ पे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर एक आर्टिकल है 51A। ठीक है, वहां फंडामेंटल ड्यूटीज की भी बात होती है। ठीक है जी, तो उसको भी देख लो, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज वहां पे लिस्टेड है। आप ये देखो अपने गिरेबान में झांक के कि कितनी आपने फॉलो करी है। जो इंसान गलत बात बोल रहा है वो भी देखे, और जो गलत बात सुन के वो जो हाइपर क्रिटिसाइज कर रहा है, जो खुद भी, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर है, उसने वो बोल दिया, पर गली मोहल्ले नुक्कड़ों पे भी ये बातें होती हैं, तो वो भी समझे। तभी इस देश का जो सोशल फैब्रिक है ना, वो थोड़ा जुड़ पाएगा, जो थोड़ा अच्छे से सब रह पाएंगे। That is what binds us all together as Indian citizens, and that is the Constitution of India. To understand it, you need a level of intellect. यूपीएससी की तैयारी आपको बना देती है उतना समझदार, आपको उतना आपकी पर्सनैलिटी में वो ठहराव ले आती है, वो लाइए और चीजें अच्छी होंगी। ठीक है, तो ये मेरा टेक था। इससे अग्री करना, डिसएग्री करना अपनी आपकी अपनी चॉइस है, सबके पास अपना फ्रीडम है, बट मेरा ये मानना है इस सिचुएशन को लेके। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। बात होती है व्हाट द बजट हैज टू ऑफर फॉर साइंटिस्ट। इस टॉपिक को मैंने थोड़ा सा भी ओपन छोड़ा हुआ है, मैंने नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि नोट्स बनाने में थोड़ा अभी इसमें मेहनत लगनी है। क्या मेहनत लगनी है? आपका यूपीएससी में एक टॉपिक है साइंस एंड टेक, है कि नहीं है मुझे बता दो।
बिल्कुल है। साइंस एंड टेक का टॉपिक जब मैं इस आर्टिकल को पढ़ रहा था तो मैंने ना एक कैजुअल सा डायग्राम बनाया। इस पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे करंट अफेयर्स पंचायत कोर्स में, बट जो बात है वो मैं आपको समझा देता हूं। वो यही है कि साइंस एंड टेक जो आपका टॉपिक है, आपको उसको अगर प्रिपेयर कभी करना है और दिक्कत आ रही है ना, तो कुछ ऐसे करना है। देखो क्या होता है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज होती हैं कि नहीं होती, बोल दो यार। होती हैं, बिल्कुल होती हैं। ठीक है, ये है टेक्नोलॉजीज, टेक। अब इसमें आप बोल दो एआई भी है, रोबोटिक्स भी है, बायोटेक्नोलॉजी भी है, स्पेस टेक्नोलॉजी भी है, सो मल्टीपल टेक्नोलॉजीज हैं। एक एक टेक्नोलॉजी को पिक करो और हर टेक्नोलॉजी की तीन बातें प्रिपेयर कर लो। सबसे पहले उस टेक्नोलॉजी का बेसिक्स प्रिपेयर करो। है क्या टेक्नोलॉजी चाचा, ये तो बता दो। एआई क्या होता है, फाउंडेशनल मॉडल्स क्या होते हैं, ठीक है, क्या होता है एल्गोरिथम, डेटा सेट्स क्या होते हैं, कंप्यूटिंग क्या होती है, बेसिक्स बेसिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी आपको प्रिपेयर करनी है। स्पेस टेक्नोलॉजी प्रिपेयर कर रहे हो, ऑर्बिट्स क्या होता है, लॉन्चर, ऑर्बिट खाने वाली नहीं, ऑर्बिट, ठीक है, जिसमें हमारे सैटेलाइट्स घूमते हैं, तो ऑर्बिट क्या होता है, लॉन्चर्स क्या होते हैं, बेसिक्स। आप बेसिक्स प्रिपेयर करो एक टेक्नोलॉजी का। सेकेंड स्टेप पे आइए, सेकेंड स्टेप पे आओगे, आपको दिखेगा क्या, सेकेंड स्टेप पे आपको प्रिपेयर करना चाहिए एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। वो टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन कहां है। एप्लीकेशन कहां हो सकती है, एग्रीकल्चर में हो सकती है, एजुकेशन में हो सकती है, हेल्थ केयर में हो सकती है, आपकी सोशल सिक्योरिटी में हो सकती है, आपकी नेशनल सिक्योरिटी में हो सकती है। अब आप ड्रोन टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में भी यूज कर सकते हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी की नेशनल सिक्योरिटी में भी इंप्लीकेशंस हैं, रोबोटिक्स हेल्थ केयर में भी यूज हो सकती है। हेल्थ, इनफैक्ट रोबोटिक्स अगर आप देखोगे इंडिया को मोर एक्सेसिबल बनाने में यूज हो सकती है। जो लोगों को फिजिकल डिसेबिलिटी है, रोबोटिक्स कैन एक्चुअली हेल्प देम अ लॉट। तो सोशल सेक्टर में एप्लीकेशन हो सकती है। तो आप टेक्नोलॉजी का बेसिक, उसकी एप्लीकेशन, और उसी के साथ में जो बिल्कुल मधु ड्रोन दीदी स्कीम, और उसी के साथ में उसके चैलेंजेस, आप ये तीन चीजें पर टेक्नोलॉजी प्रिपेयर कर लो। ये हो गया टेक्नोलॉजी। दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज टेक्नोलॉजी में होती है, एक टेक इकोसिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टेक इकोसिस्टम। अब टेक इकोसिस्टम में क्या होगा, आपके पास अच्छी यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए, अच्छी साइंस एंड टेक की एजुकेशन होनी चाहिए, आपकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो रिसर्च करते हैं उनके पास ऑटोनॉमी होनी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, राइट। उसी के साथ में दूसरी चीज जो मैं इसमें बोलना चाहूंगा, आपकी जो वर्कफोर्स है वो स्किल्ड होनी चाहिए, वो टैलेंटेड होनी चाहिए। अगर आप देखोगे यहां पर बात भी करी गई है कि आप किस तरीके से यूथ स्किलिंग कर सकते हो। सीएसआईआर की जिज्ञासा प्रोग्राम, अटल टिंकरिंग लैब्स, ये सब क्या है, ये स्किलिंग कर रहे हैं, आपके यूथ को स्किल कर रहे हैं इन टेक्नोलॉजी में। अगर ये और इसी के साथ में तीसरा पॉइंट, आपको फंड्स देने हैं। आपने सुना होगा एएनआरएफ के बारे में, ठीक है। तो ये क्या है, इससे आपका एक नॉलेज इकोनॉमी और रिसर्च इकोसिस्टम कंट्री में डेवलप होगा। जब आप टॉपिक को इस तरह पढ़ोगे, आप यहां पे जितनी स्कीम्स मेंशन्ड हैं, जितने डेटा मेंशन्ड है, आपको खुद मालूम होगा कि उसको कहां फिट करना है। न्यूक्लियर एनर्जी पे बात होती है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक और टेक्नोलॉजी है, उसका एप्लीकेशन क्लाइमेट चेंज के अंदर है। चैलेंजेस क्या है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के, कि भाई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में आपकी क्या हो सकती है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, न्यूक्लियर चैलेंजेस हो सकते हैं, तो न्यूक्लियर लाइबिलिटी एंड डैमेज एक्ट है। आपने थीम पकड़ी, तीन पार्ट्स में उसको डिवाइड किया और एक एक टेक्नोलॉजी को ऐसे प्रिपेयर किया। उसके साथ में आपने टेक इकोसिस्टम को प्रिपेयर किया। साइंस एंड टेक का टॉपिक डन। एक पार्ट ऑफ योर सिलेबस, इसमें मल्टीपल टेक्नोलॉजीज आपके यूपीएससी मेंस के सिलेबस में लिखी है। उसके बाद ये वाला जो आर्टिकल था रामायण के ऊपर, ये बड़ा ही आपका नॉर्मल आर्टिकल था, आप इसे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ सकते हो, एग्जाम के लिए काम का बिल्कुल नहीं है। और आखिरी में क्विज और इंग्लिश के वर्ड्स, ये तो आप देख ही सकते हो, आपको मजा आएगा। ये था आज का डिस्कशन 11th ऑफ February। मिलते हैं आपसे कल 9 बजे। थैंक यू सो मच। अगर आपको इसको लाइव अटेंड करना है, आप हमारे हिंदू क्लब में एनरोल कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, www.godsepado.com। टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स मिल जाएंगे।